नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी ना करें। माधव अपने बेटे तरुण के लाख मना करने के बाद भी अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर कसीनो में चला जाता है। भगवान, आज तो मेरी सुन ले, कर्जे में सर तक डूब चुका हूं मैं। और वो इतना बोलकर अंदर चला जाता है। वो एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक उसके बेटे की ही तरह का उम्र का एक लड़का आता है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आपकी जेब में इस वक्त 1500 रुपये हैं और अगर आप मेरी बात मान लें, पहले 3 पत्ती ना खेलकर डाइस खेलिए। तभी माधव का फोन बजता है। हाँ दीपक, मैं 1 घंटे में यहाँ से निकलने वाला हूँ, तुम गाड़ी लेकर आ जाना। माधव फोन अपनी जेब में रखता है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं? कौन हो तुम? मैं वो सब आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने जैसा कहा है आप ऐसा ही करें। तब तक मैं बाहर घूम कर आता हूँ। रवि उसे एक कागज थमाकर बाहर चला जाता है। माधव उसकी बात मान लेता है और वो पहले डाइस खेलता है। कागज में कुछ नंबर लिखे होते हैं और उसके सामने डाइस और अगले नंबर पर 3 पत्ती लिखा होता है और टेबल नंबर मेंशन होता है। माधव नंबर के हिसाब से डाइस खेलता है और जीत जाता है। वो बहुत खुश होता है और जीते हुए पैसे लेकर 3 पत्ती खेलने के लिए उसी टेबल पर आ जाता है जो रवि ने उसे दी हुई थी। माधव 3 पत्ती खेलता है और जीत जाता है। तभी रवि वहां आ जाता है। मैंने आपको जो कागज दिया था उसमें यही तक का गेम लिखा हुआ था, इसके आगे कर आप खेलेंगे तो हार जाएंगे। मैं तुम्हारे बताए तरीके से 50,000 जीत चुका हूं। क्या तुम कोई जादूगर हो यार? तुम्हें ट्रिक पता है कि कैसे लोग गैम्बलिंग में जीता करते हैं? मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन इस वक्त आपको और नहीं खेलना होगा क्योंकि आपके जीतने का कोई चांस नहीं है। हाँ ठीक है, चलो चलते। तभी माधव को पीछे से कोई बुला लेता है। अरे माधव भाई, कहाँ जा रहे हो? 17 नंबर पर बैट लगाते हो, बोलो। नहीं भाई, अभी नहीं लगा सकता। अरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं इसलिए कह रहा था। 3000 लगाते हैं, 1500 मेरे, 1500 तुम्हारे। तुम्हारे 1500 रुपये मुझ पर उधार रहेंगे। ठीक है, अगर तुम जीते तो मैं 3000 लूंगा। हाँ ठीक है भाई, ले लेना। वैसे भी 1500 के 15,000 मिल रहे हैं, तुम भी 3000 ले लेना। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ आपके जीतने का कोई चांस नहीं है। बस ये एक गेम, फिर सारी बात सुन लूंगा तुम्हारी। लेकिन माधव उसकी बात नहीं सुनता और 3000 निकाल कर किशोर के साथ 17 नंबर पर बैट लगाने चला जाता है और हार जाता है। तभी कैसीनो के बाहर एक दुकान पर बैठ जाता है। माधव हार कर कैसीनो से बाहर आता है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई गम नहीं, मैं अभी भी फायदे में ही हूँ। 47,000 जीता हूँ और तुम चाहो तो मैं कुछ पैसे तुम्हें भी दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको जिता सकता हूँ तो खुद वहां बैठकर जीत नहीं सकता? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम बताओ, तुम हो कौन और तुम मेरी मदद क्यों और कैसे कर रहे हो? मेरा नाम रवि है। मैं आपके बेटे तरुण का दोस्त हूँ और उसी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। अरे वाह, तब तो मैं रोज यहाँ आकर अपना सारा कर्जा उतार सकता हूँ। बल्कि तुम तो मुझे करोड़पति भी बना सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तरुण ने मुझे आपकी हालत बताई तो मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया। आपकी जान को खतरा है जिसे मैंने देख लिया अपनी दूरदर्शिता से। तुम भविष्य देख सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हैं। और आपकी जान को खतरा है। मैं किसी व्यक्ति को देखकर उसके अगले 3 महीने तक उसके साथ क्या होने वाला है बता सकता हूँ और इसीलिए मुझे आपकी जान बचानी है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरी जान को खतरा है। मेरे ऊपर कितना सारा कर्ज है। कुछ ना कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मारने की कोशिश नहीं, मारने में सफल भी हुए हैं 117 बार आने वाले 3 महीनों में। क्या कहा? 117 बार? देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे पैसे जिताने में मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। ठीक है, मत मानिए, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
आपके लिए अभी जो कार आने वाली है उसमें आप नहीं बैठेंगे। आपकी जान को खतरा है। मगर कैसे? तुम उन लोगों को भी क्यों नहीं बचा लेते? मैं ये नहीं कर सकता। अगर बचा सकता तो बचा लेता। रवि वहां से चला जाता और माधव अगले दिन अखबार में पढ़ता है जिस कार से वो अपने घर जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी और बाकी 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। माधव अपने बेटे तरुण को फोन लगाता है लेकिन तरुण फोन नहीं उठाता। तभी रवि माधव के घर में आता है। आंटी, 1 कप चाय मिलेगी? तारा अंदर चाय बनाने के लिए चली जाती है। मुझे पता है आप मुझसे मिलने के बारे में ही सोच रहे थे। तुमने मुझे उस कार में चढ़ने से इसलिए रोका ना क्योंकि वो मरने वाला व्यक्ति मैं था। सही समझे आप? ये सब क्या हो रहा है? तुम कैसे ये सब जानते हो? मुझे सारी बातें बताओ। ये एक विद्या है जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी मरने से पहले, जिसका इस्तेमाल मैं उनके जीते जी नहीं कर सकता था। वो इसे दूरदर्शी विद्या कहते थे। इस विद्या के मिलने के बाद मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश की और कई लोगों की जान भी बचाई। ये बात जब तरुण को पता चली तब उसने मुझे आपके पास भेजा। मतलब 117 में से तुमने एक बार मेरी जान बचा ली। मतलब अब 116 और बाकी हैं। 123। लेकिन कल ही तो तुम मुझे 117 कह रहे थे। अचानक से कैसे बढ़ गई? मैंने ये बात आपको बताई थी जब आप जीत कर मेरे साथ बाहर आने को तैयार हो गए थे, लेकिन तभी आपने एक गेम और खेली और 123 आंकड़ा पार कर गए। वो आदमी जिसके साथ आप खेल रहे थे हार्ट का मरीज है। उसे लेकर अभी एम्बुलेंस निकली है। उसका बेटा इसका जिम्मेदार आपको मानेगा और मारना चाहेगा। अगर तुम सब कुछ देख सकते हो तो तुम मुझे पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बता देते? ये जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। आपने कभी क्रिकेट देखा है? मान लीजिए अगली बॉल पर सिंगल आने वाला है, ये हमें पता चल जाता है और हम उस बॉल को 6 में तब्दील कर देते हैं। इसका असर सिर्फ बल्लेबाज और बॉलर पर नहीं होता, वहाँ खेल रहे सारे खिलाड़ियों पर भी होता है। अगर उस बॉल पर सिंगल आता तो वो बॉलर अपना तरीका नहीं बदलता, लेकिन क्योंकि उसकी बॉल पर 6 लगा है अब वो अगली गेंद वैसी नहीं करेगा, और क्योंकि बल्लेबाज ने इस गेंद पर छक्का मार दिया है वो अगली गेंद वैसे नहीं खेलेगा। और जैसे वो खेलता अगर वो सिंगल लेता, मुझे नहीं लगता इससे सरल तरीके से मैं बता सकता हूँ। फिर भी ये समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके बचने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर तुम मुझे उन सभी लोगों का नाम क्यों नहीं बता देते जो मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि जो लोग आपको मारना चाहते हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनको खुद भी अभी तक नहीं पता कि वो आपको मारने वाले हैं। मुझे मारने वालों का पता भी नहीं है कि वो मुझे मारने वाले हैं। हाँ, जब रास्ता बदलता है तो मंजिल भी बदल जाती है। इसीलिए आपको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि 123 बार में से 2 बार आप खुद अपनी जान ले चुके होते। क्या तुम मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि मुझे क्या करना है? देखिए, अगर मैं सब कुछ जानता तो आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने ही क्यों देता है? मुझे ठीक ठीक तरीके से समझाओ, तुम्हारी ये विद्या कैसे काम करती है और तुम किस तरह से मेरी जान बचा सकते हो। तभी तरुण की माँ चाय लेकर आती है। रवि और माधव चाय पीने लग जाते हैं। चाय पीते पीते ही रवि माधव को इशारा करता है कि उसकी पत्नी का यहाँ रुककर उनकी बातें सुनना ठीक नहीं है। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, एक काम करो, गर्मा गर्म पराठे और बना दो, तब तक मैं इस बच्चे से बात कर लेता हूँ। तरुण की माँ गुस्से भरे अंदाज में पराठे बनाने के लिए अंदर चली जाती है। देखिए माधव जी, मैं जहाँ तक हो सकता है आपको बचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पिताजी ने मरने से पहले ये विद्या मुझे सिखाई थी और इस विद्या के कुछ नियम भी मुझे बताए थे। मैं इस विद्या से अपनी जान नहीं बचा सकता, ये नियम है। यही कारण था कि मेरे पिताजी इस विद्या को जानते हुए भी अपने आप को नहीं बचा पाए थे, और वो विद्या अपने जीते जी मुझे नहीं दे सकते थे। ये एक ऐसी अनोखी विद्या है जो सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति जिसने उस विद्या को सिखाया है वो मर नहीं जाता। माधव ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है। तो तुम अपनी विद्या का इस्तेमाल करके मेरे सारे परिवार को सुरक्षित रख सकते हो?
क्योंकि जो लोग आज मुझे मारने आ रहे हैं कल हो सकता है मेरे परिवार वालों के जान के पीछे भी आए। देखिए, सबसे बड़ा जान का खतरा आपको है, क्योंकि कर्ज आप पर चढ़ा है, आपके परिवार पर नहीं है। और फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक साथ आपके पूरे परिवार की हिफाजत नहीं कर सकता। इस विद्या का एक और नियम है, मैं एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति की दूरदर्शिता देख सकता हूँ। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप मेरे कहे अनुसार काम करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपका भविष्य देख सकता हूँ, आपके साथ कौन क्या करने वाला है उसका नहीं। इसीलिए आप पर जितनी भी बार जानलेवा हमला होने वाला होता है वो मैं देख लेता हूँ। जैसे आपका उस कालिया नाबैग आपकी जान तो बचा ले गया, लेकिन आपकी जगह पर कौन व्यक्ति मरेगा ये मैं नहीं देख सकता। माधव एक गहरी सोच में डूब जाता है और फिर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी जान को बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बचा ही लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आप ठीक समझें। और इसलिए अगला काम आपको यह करना है कि आपको आज अपने भाई से नहीं मिलना है। क्या मेरा भाई? क्या वो भी मुझे मारना चाहता है? जी हाँ, आपका भाई आपसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसे पता चला है कि कसीनो में आपने 50,000 जीते हैं, वो भी किसी अजनबी की मदद से, और कर्ज वाले उसके घर भी गए थे। आप दोनों के सर पर कर्ज है और आप जुआ जीते हैं, लेकिन अपने भाई को आपने नहीं बताया। लेकिन मैंने तो सिर्फ 50,000 जीते, जबकि मेरे सिर पर कर्जा तो लाखों रुपए का है। बात पैसों की नहीं, बात है कि आप उस शख्स को जानते हैं जो आपको जुए में पैसे जिता सकता है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं सिर्फ आज अपने भाई से नहीं मिला तो वो मेरी जान बच सकती है? जी हाँ, अभी तक तो मैं सिर्फ यही देख पा रहा हूँ कि आपका भाई सिर्फ एक बार ही आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। माधव फिर से सोच में पड़ जाता है, कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं यहाँ पे। रवि तभी माधव की तरफ देखते हुए कहता है, एक बहुत जोखिम वाला काम है, अगर आप करने को तैयार होते हैं तो आपकी जान 50 से 60 बार बच सकती है। कैसे बच सकती है बताओ जल्दी। कल आप मेला देखने जा रहे हैं, उस जगह पर कल 2 बहुत ही भयानक माफिया गैंग की मुठभेड़ होने वाली है, जिसमें कई लोगों के साथ आपकी जान भी जाने वाली है। आप इसके बावजूद भी कल मेला देखने जाएंगे, लेकिन शर्ट और पैंट पहनकर नहीं, हाफ पैंट और फटी बनियान पहनकर। माधव चौंकते हुए, पहली बात तो ये बताओ कि मैं वहां पर जाऊंगा क्यों, और दूसरी बात फटे कपड़े पहनकर ही क्यों? आप वहां इसलिए जाएंगे क्योंकि उन दोनों गैंग के कुछ लोगों से आपने कर्ज लिया हुआ है। वो आपको देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप भी मेले में आए हैं। और फटे कपड़े पहनकर इसीलिए क्योंकि कल जिस जगह पर आपकी मौत होने वाली है वही सामने ऐसी ही हुलिया वाला एक आदमी, जिसका शरीर बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है, वहां बैठेगा। आप वहां पर जाएंगे और जैसे ही आपको वो आदमी दिख जाएगा, आप एक कंबल ओढ़ कर छुप जाएंगे और गोली बारी में उसकी मौत हो जाएगी, और इस तरह आपकी जान बच जाएगी। जब अखबार में आपकी मौत की खबर छप जाएगी तो वो दोनों गैंग आपको मारने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे आपको लगभग 50 से 60 बार दोबारा जीवन दान मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है, और कितने सारे लोगों की जान जा रही है इसमें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जब मेरी जान बचा रहे हो तो बाकी लोगों की जान क्यों नहीं बचा सकते? देखिए माधव जी, आप भावनाओं में बह रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जान बचा सकता हूं। वहां जो होने वाला है उसे मिटा नहीं सकता। मैं अगर पुलिस को बता भी देता हूं कि वहां पर गोलीबारी होने वाली है तो वहां पर कोई गोलीबारी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि मेरे पुलिस को खबर करने के बाद वो लोग मेरे पीछे आ जाए। आपका भविष्य तो मैं देख लूंगा, लेकिन मेरा भविष्य कौन देखेगा? माधव गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर रवि की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और आज आप किसी से ना मिलें तो अच्छा है। ठीक है, आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। रवि वहां से चला जाता है। अभी माधव के फोन की घंटी बजती है। उसका भाई उसे कॉल कर रहा होता है। माधव अपने भाई का कॉल उठाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे गाली देकर फोन काट देता है। उसकी पत्नी पीछे खड़ी उसकी सारी बातें सुन लेती है। माधव अगले दिन मेले में जाता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर, और रवि उसे मेले में मिलता है। देखिए, अगर ये प्लान काम कर जाता है तो आपकी जिंदगी बच सकती है। ठीक है, अब अगर मेरी जान बचाने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूं। तभी रवि को तरुण का फोन आता है। तरुण फोन पर चिल्लाते हुए कहता है,
कुत्ते, मैंने तुझे अपना भाई समझा था और इसीलिए अपने पापा की जान की हिफाजत के लिए तुझसे कहा था और तू उन्हें मौत के मुंह में ले गया। तरुण, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा, अभी कुछ मत कहो। इतना कहकर रवि तरुण का फोन काट देता है। एक बहुत ही बुरी खबर है, आपकी पत्नी ने तरुण को बता दिया हमारे इस प्लान के बारे में। मुझे पता था वो ऐसा ही करेगी, इसीलिए मैं अपना फोन बंद करके बैठा हूँ। ठीक है, आपको पटाखे वाली दुकान पर जाना है, जहाँ पर आपको एक कातिल देख लेगा और पहचान जाएगा और आपके हुलिये को देखकर आप पर हमला करेगा। जैसे ही उसे देखेंगे धीरे धीरे इसी तरफ आएंगे और उस मिठाई वाली दुकान के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जब वो लोग पीछा करते हुए आएंगे मैं आपके ऊपर कंबल डाल दूंगा। रवि के बताए हुए तरीके के अनुसार माधव पटाखे की दुकान पर जाता है और कातिल उसे देख लेता है। वो धीरे धीरे मिठाई वाले की दुकान तक जाता है और दोनों गैंग के बीच गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और कुछ लोग माधव को मारने के लिए भागते हैं। माधव को बचाने के लिए रवि उसके ऊपर कंबल डाल देता है और उसी से मिलता जुलता एक बूढ़ा मारा जाता है। कंबल में लिपटा हुआ माधव हिलता डुलता भी नहीं है। तभी वहां तरुण आ जाता है और अपने पिता को कंबल में लिपटा हुआ देखकर उसे लगता है कि रवि उसके पिता को मारना चाहता है। कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रवि तरुण को देखकर चौंक जाता है। तरुण, मेरी बात सुनो। तभी तरुण रवि के सीने में 2 गोली उतार दे और रवि गिर जाता है। तरुण अपने पिता के पास जाता है और कंबल हटाता है। माधव डर के मारे हिलने डुलने लगता है। डरिए मत पापा, मैं हूं, मैं आ गया हूं आपको बचाने के लिए। अपने बेटे की आवाज़ सुनता है तो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो तुरंत अपना कंबल हटाता है और रवि को देखने लगता है। रवि उसे उसी के बाजू में गिरा हुआ दिखाई देता है। मैंने इस गद्दार को ठिकाने लगा दिया पापा। माधव ये देखता है तो चौंक जाता है। बेवकूफ, ये क्या किया? ये मेरी जान बचा रहा था और तुमने इसी की जान ले ली। माधव उसे सारी कहानी सुना देता है। तरुण रवि के पास जाता है और उसे दीवार के सहारे बैठा देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे भाई। रवि, जिसमें थोड़ी जान अभी बाकी थी, कहता है, मेरे दोस्त, मेरा सफर यहीं तक था, अब मैं नहीं बच सकता। लेकिन तुम्हारे पिताजी को अभी भी खतरा है। तुम चाहो तो ये खतरा टाल सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा रवि। माधव तरुण को बहुत डांट लगाता है। रवि तरुण से कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो तरुण को अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाल कर देता है। ये डायरी लो, इसमें दूरदर्शिता विद्या के बारे में सारी जानकारी है। मेरे मरने के बाद तुम दूरदर्शी बन जाओगे और अपने पिता की जान बचा पाओगे। तरुण रवि को कई बार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन रवि मना कर देता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी गलती की वजह से अब मेरी जान को फिर से खतरा है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये विद्या सीखकर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर तरुण अपनी मां को सब बता देता है। अगली सुबह माधव अपने बेटे के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तो बताओ, मुझे आज क्या करना चाहिए? मुझे उस किताब को पूरा पढ़ने और समझने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा पापा। क्या कहा? 1 हफ्ता? 1 हफ्ते तक मैं क्या करूं? बाहर जाऊं अपनी जान को हथेली पर लेकर, या फिर यहीं घर में बैठा रहूं डरते हुए? मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द सीखने की। माधव परेशान होकर बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आता अब क्या करे। वो अपने भाई का फोन भी इग्नोर करते जाता है। 1-2 दिन तक माधव अपने घर पर ही रहता है, लेकिन फिर उसे बेचैनी होने लगती है और वो बाहर निकल जाता है। वो कैसीनो चला जाता है और जुआ खेलने लगता है और जुए में 50,000 हार जाता है। तभी उसका भाई धीरज उसके पास आता है और कहता है, भैया आपने ये ठीक नहीं किया। माधव अपने भाई को देखता है तो चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ मत भैया, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ। मैं खुश हूँ कि आप जिंदा हैं, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा लड़का है जो भविष्य देख सकता है, तो आपने उस बात को मुझे बताया क्यों नहीं? समझने की कोशिश करो। अब वो नहीं रहा। वो उसे बीच में ही रोक देता है। भैया आपने ठीक नहीं किया।
और इतना कह कर के वो वहां से चला जाता है। माधव अपने घर वापस आता है और देखता है कि उसके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। माधव अंदर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तभी तरुण माधव के पास आता है और कहता है, पापा आप कभी नहीं सुधर सकते ना, आप जुआ खेलने गए हैं। ये बात सुनकर माँ को दिल का दौरा पड़ गया। माधव अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। तरुण अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन माधव अपने घर पर रुक जाता है। माधव अपने घर में 2 दिन तक अकेला रहता है। फिर से फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, क्या आप माधव जी बोल रहे हैं? सर, आप कुछ दिन पहले कैसीनो आए थे, आप वहां पर अपना पर्स भूल गए, प्लीज आकर ले जाए। माधव अपने बीवी और बच्चे के घर से चले जाने से बहुत दुखी था, इसीलिए वो कैसीनो चला गया। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो कोई खेल नहीं खेलेगा। कैसीनो के अंदर जाते ही एक आदमी उसे उसका पर्स दे देता है। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और तरुण दूसरी तरफ से कहता है, पापा कैसीनो से बाहर आइए, वहां आपकी जान को खतरा है। माधव अपने चारों ओर देखता है और उसे ठेठी के आदमी दिखाई देते हैं। जिनमें से एक माधव से कहता है, तो तुम अभी तक मरे नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारी खबर देने वाले को हम मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। जानना चाहोगे वो कौन है? इतने में एक मोटरसाइकिल कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती, जिसमें तरुण बैठा हुआ था। वो अपने पापा को जल्दी से पीछे बैठा लेता है और वहां से चला जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तरुण रोते रोते कहता है, नहीं पापा, चोट नहीं लगी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ कैसी है? तरुण अपनी माँ का नाम सुनकर और जोर से रोने लगता है और मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है। माधव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या वो मुझे छोड़कर चली गई? तरुण और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, तूने मेरे पापों की सजा मेरी पत्नी को क्यों दी? और फिर माधव भी फूट फूट कर रोने लगता है और वो लोग भूल जाते हैं कि वो अभी खतरे वाली जगह से ज्यादा दूर नहीं निकले थे। माधव अपने बेटे को संभालता है और फिर पूछता है, क्या बेटा तुमने वो विद्या सीख ली? हाँ पापा, मैंने वो विद्या सीख ली और इस पूरी जगह पर आपको खतरा ही खतरा है। तभी उनके सामने एक कार रुकती है और उसमें से धीरज बाहर निकलता है। मैं तो बर्बाद हो गया भैया, लेकिन आप भी खुश नहीं रह पाओगे। अब तरुण अपनी मोटरसाइकिल मोड़ता है। इससे पहले धीरज बंदूक निकालता है और तरुण पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला ले, जिससे तरुण वहीं मर जाता है। माधव गुस्से में धीरज की तरफ दौड़ता है और बंदूक छीन लेता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कमीने, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरा बदला पूरा हो चुका है भैया, आपने मेरे साथ धोखा किया और मैंने आपके साथ। माधव गुस्से में उसे गोली मार देता है। माधव अपने बेटे की लाश के पास जाता है और रोने लगता है। उठ मेरे बच्चे, क्या तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? और वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो अपने पास पड़ी बंदूक उठा लेता है। तभी ना जाने उसे कहां से काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अपने आसपास देखता है तो उसे अपनी बीवी तारा, बेटे तरुण और रवि की आत्मा दिखाई देती है। पापा, मुझे माफ करना, मैं आपकी जान नहीं बचा सका। नहीं बेटा, मुझे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है, बस तुम वापस आ जाओ। तुम लोग वापस आ जाओ तो मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि इस विधा के ऊपर कुछ नहीं है और हम इस विधा का कोई नियम नहीं तोड़ सकते। आपने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर अब समय निकल चुका है। माधव चारों ओर से आ रही आवाजों से अपने होश खो बैठता है और अपने सिर पर बंदूक रख गोली चला देता है और दूरदर्शी की बात सच हो जाती। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हॉरर अपडेट्स के लिए हॉरिबल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें।